नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को है गांधी जयंती। और गांधी जयंती को सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर क्या होती है, गांधी जयंती। लेकिन आज के ही दिन एक और महान शख्सियत का भारत के अंदर जन्म हुआ था, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। ये इतने बेहतरीन नेता थे जिसके बारे में काफ़ी जो आज की युवा पीढ़ी है वो उतना नहीं जान पाई है या उतना नहीं लोग जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का दर्शन कराना चाहूँगा। ये इतने ईमानदार व्यक्ति थे जिनकी मिसाल भारत में आज भी दी जाती है। इतना ईमानदार नेता ना तो कोई हुआ और शायद ही भविष्य में संभव हो कि ऐसा नेता जो है भविष्य में पैदा हो जो इतने ईमानदार रहे हो। चलिए दोस्तों, आइए इनके जीवन से रूबरू होते हैं और इनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि कोई व्यक्ति कितना महान कैसे बनता है। छोटी छोटी घटनाएं इनके जीवन की हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। अभी हम सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ, कहाँ पले बड़े, क्या क्या इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त करी और किस तरीके से ये जो है हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन ऐसे लोग जब देश से जाते हैं तो सिर्फ देश से जाते हैं लेकिन अमर हो जाते हैं और वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। तो आज है 2 अक्टूबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। आइए शुरू करते हैं जयंती के बारे में। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। बात इस प्रकार से है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, इनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में 1904 में 2 अक्टूबर यानी कि आज के ही दिन में हुआ था। तो ये अपने परिवार में सबसे छोटे बच्चे थे, इसलिए लोग इनको प्यार से नन्हे नन्हे कहकर बुलाया करते थे। ठीक है जी। इनके जो पिताजी थे वो पिताजी एक शिक्षक थे जो बाद में कहीं जॉब करने लगे थे, और इनकी माताजी जो है वो हाउस वाइफ थी जो घर का काम करती थी। इनके जीवन के बारे में 2-3 बातें हम जान लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो इनके पिताजी जो है, इनके पिताजी को मुंशी जी कहते थे और इनकी माताजी का नाम जो है राम दुलारी था। इनके जीवन की हम गाथाएं आज पढ़ेंगे। ये लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया गया, उनके बाद में इनको बनाया गया। यानी कि वैसे तो तीसरे हैं लेकिन ऑफिशियली ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं। इतने बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर है कि इनके जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक हुआ नहीं। ठीक है। गांधी जी के इक्विवेलेंट ही इनकी शख्सियत को माना जाएगा, लेकिन ये उनसे काफ़ी छोटे थे तो उनको अपना गुरु मानते थे, उनके कदमों पे चलते थे, उनके कहे हुए आदेशों पे चलते थे, उनको बहुत फॉलो करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। और गांधी जी के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, जानते होंगे सभी बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी जानें। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन में पिताजी का स्वर्गवास हो गया जब ये मात्र 1.5 वर्ष की आयु थे। जब ये मात्र 1.5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी इनको छोड़ करके चले गए। उसके बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी माताजी इन्हें लेकर के चली गई कहाँ पर, अपने ननिहाल में। और ननिहाल में इनको जो है वहाँ पे प्राथमिक शिक्षाएं कराई गई और वहाँ पे इन्हें पाला गया। लेकिन वहाँ पर भी कुछ समय के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में इनके नाना जी का स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद फिर बेचारा पूरा परिवार इनके मौसा जी के यहाँ पर आ गया। ठीक है। और जो मौसा जी हैं इनके, उनका नाम था रघुनाथ प्रसाद। तो रघुनाथ प्रसाद जी ने जो है इनकी बहुत हेल्प करी, वहाँ पर इनका लालन पोषण किया गया। इस तरीके से इनका बचपन बीता। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर परिवार से थे, बहुत ही गरीब परिवार से, मध्य परिवार से थे, नॉर्मल जो फैमिलियाँ होती हैं बिल्कुल उसी परिवार से। लेकिन आप देखोगे वहाँ से कोई व्यक्ति चल करके कहाँ पहुँच जाता है। आजकल कोई आदमी को 2 रुपये क्या मिल जाए एक्स्ट्रा, उसमें अलग ही अकड़ आ जाती है। लेकिन बड़े विनम्र और शालीन और ईमानदार व्यक्ति रहे, भारत के सबसे बड़े पद पर पहुँचे बिल्कुल एक छोटे से गाँव से निकल करके। तो मैं इनके बचपन की घटनाएं बताता हूँ आपको। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो काफ़ी गरीब परिवार था इनका, तो ऐसा तो था नहीं कि बहुत अमीर है। तो वहाँ पे स्कूल इनका नदी के पार था। तो जब नदी के पार इनका स्कूल था तो वहाँ पर फेरी चलती थी। फेरी आप समझते हैं, फेरी का मतलब होता है कुछ जो नाव होती है ना, जो नाव लेकर के नदियाँ पार कराते हैं, नाव से नदियाँ पार कराई जाती हैं और वापस उसके कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो उस समय पे 25 पैसे तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, कुछ 1-2 पैसे में ही काम इनका होता होगा, वहाँ से फेरी होती होगी। लेकिन इतने गरीब थे तो ये सोचते थे कि इस पैसों को यहाँ पर ख़राब ना किया जाए, मेरे घर की स्थिति वैसी बहुत कमज़ोर है। तो बड़े समझदार थे, चीज़ों को समझते थे। तो ये क्या करते थे कि अपने कपड़े निकाले, अपने स्कूल की शर्ट निकाली और शर्ट में किताबें भरी अपनी और गांठ लगाई और सिर पे यहाँ रख ली किताबें, और नदी में ऐसे ऊपर करके तैर के चले गए ताकि किताबें भीगे ना। ठीक है। और जब नदी पार करते थे तो फिर वापस से शर्ट खोली, शर्ट पहनी और अपना जो है लेकर के किताबें स्कूल में चले गए। ये स्कूल में देखते थे अक्सर
कि नीचे से पैंट गीली है लेकिन ऊपर शर्ट जो है सूखी है, तो अक्सर टीचर पूछते थे स्कूल के कि भाई ऐसा क्या है, पर ये कुछ बताते नहीं थे। तो एक दो बार इनको मार भी पड़ी इस बात पे कि ऐसा कैसे आता है गीले कपड़े पहन करके। लेकिन जब बाद में उन्हें पता लगा तो उन्होंने देखा कि इस लड़के के अंदर कितना जज्बा पढ़ने के लिए, तो वो उस दिन के बाद में उन्हें कभी कुछ कहा नहीं गया। आप देखो कि कितना महान विद्यार्थी रहा होगा जिसने पढ़ाई के लिए इतना डेडिकेशन दिखाया, और आज के बच्चे पढ़ने को कह दो पढ़ते ही नहीं है। चलो, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी बचपन की घटना कुछ इस तरीके से थी। वहीं मैं आपको एक घटना और याद दिलाता हूँ शास्त्री जी के जीवन की एक घटना और है। इस घटना में क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आने थे, और जब इंस्पेक्शन वाले आने थे तो टीचर ने बोला कि कल सभी बच्चे सिर में तेल लगा के बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन के प्रॉपर तरीके से आएंगे, क्योंकि बाहर से स्कूल में आएंगे हमारे पास चेकिंग करने के लिए। वो अक्सर आज भी होता है, आप देखते होंगे कि चेकिंग करने लोग आते हैं। तो ये अपने घर गए, और उस दिन मैथ का चैप्टर भी नया शुरू होना था अगले पीरियड में। तो अपने घर गए, घर देखा इन्होंने, घर तेल ही नहीं है, घर पर तेल ही खत्म हो गया। अब स्कूल भी जाना है और तेल भी नहीं है, तेल लगा भी नहीं सकते सिर में, तो कैसे करें। अब टीचर की बात भी नहीं रोक सकते, और पढ़ाई करने भी जाना है, छुट्टी तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि ये अपने वहीं गए पड़ोस में, और इन्होंने अपने सारे बाल मुंडवा दिए, मतलब गंजे हो गए। इन्होंने कहा गंजे हो जाओ, जब हम गंजे हो जाएंगे तो तेल लगाना ही नहीं पड़ेगा बालों में। इस तरीके से हमारे सर की बात भी मानी जाएगी और हमारी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तो इतने मतलब होनहार छात्र थे जब उन्होंने दिमाग में ऐसा सोचा। फिर ये अपने स्कूल में गए और अपना आराम से पढ़ा, क्योंकि ये पढ़ने में तो बहुत प्रतिभाशाली ही छात्र थे। ठीक है, इसी प्रकार से इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार की बात है कि ये अपनी साइंस लैब में गए, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान इनके हाथ से बीकर छूट के गिर गया। अब जब बीकर हाथ से छूट के गिर गया तो क्या हुआ गिरने के बाद में कि वो जो लैब अटेंडेंट था उसने देख लिया। अब वो बड़ा नाराज हुआ, वो आया और उसने आकर के इनके जोर से जो है थप्पड़ जड़ दिया पूरी क्लास के सामने। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। ठीक है, आज के बच्चे होते तो थोड़ा अकड़ के बोलते हैं, हट के बोलते हैं, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ये हमसे काफ़ी बड़े हैं, हमारे लिए सम्मानजनक है ये। तो इन्होंने चुप अपना पिट के अपना आराम से अपनी गलती का एहसास हो गया, और इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे थे जो है ये शख्सियत। फिर एक बार की बात और है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय में यहाँ से घटना जोड़ के बताता हूँ आपको। इसी घटना को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो एक बार ये हमारे कैबिनेट में, भारत सरकार के कैबिनेट में ये थे, रेल मंत्री थे। तो जब ये रेल मंत्री थे तो स्टेज पर खड़े होकर के जो है भाषण दे रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ थी। जब काफ़ी लोगों की वहाँ पे भीड़ थी, इस भीड़ में इनकी माता जी भी बैठी थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, सब कहने लगे भाई क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ा जो है मंत्री आने वाला है। इनके घर में किसी को नहीं पता था कि ये जो है नेता है, मतलब रेल में है। इनकी माता जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये रेल मंत्री है। इन्होंने अपनी माता जी को नहीं बताया था रेल मंत्रियों में। तो इनकी माता जी ने सोचा कि पता नहीं कौन नेता आने वाला है। तो जब कोई नेता आने वाला, सब उसकी वेट करते रहे। फिर ये आके अपना स्टेज पर खड़े हुए, और जैसे स्टेज पर खड़े हुए तब इनकी माँ को पता लगा कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है। तो जब ये स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो उस भीड़ में जो एक आदमी था, वो एक आदमी थोड़ा छिपता छिपाता सा इधर उधर बच के निकल रहा था। इनकी नज़र उस पर पड़ गई। जब इनकी नज़र उस पर पड़ गई आदमी पे, तो इन्होंने जो है उस व्यक्ति को वहाँ से अनाउंस करके ऊपर बुलाया। जब ऊपर बुलाया तो जब बेचारा डरते हुए, अब ये आदमी कौन था, ये आदमी वही था जिसने इनको इनके स्कूल लाइफ में इनके चाटा मारा था जब ये लैब अटेंडेंट थे वो। तो जब स्टेज पर आ गए वो आदमी, तो इन्होंने उनको जो है हाथ मिलाया, गले मिले और समझाया, लोगों को उनसे मिलवाया और कहा कि देखो जो ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इनकी ही बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे। इनका काफ़ी हमारे जीवन में योगदान था। ऐसे महान आदमी थे। आज कोई नेता होता तो बदला लेता, लेकिन इन्होंने उसको भी वहाँ पे सम्मान दिया। तो वो घटना है। उसके बाद में कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी माता जी को नहीं पता कि आप रेल मंत्री हैं? कह रहा नहीं, मैंने ये बताया था अपने घर में कि मैं कहीं रेलवे में छोटी सी नौकरी करता हूँ, कहीं मेरी माता जी जो है मुझे ये ना कहने लगे कि मेरे गाँव का आदमी है, इसको तुम नौकरी पर लगवा दो, इसको नौकरी पर लगवा दो। इसीलिए मैंने अपने घर में वाली बात नहीं बताई। ठीक है, लेकिन एक बार की बात है, मैं एक बार की घटना और आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जब ये रेल मंत्री थे तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं रेल मंत्री हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए रेल की स्थिति क्या है। तो उस समय पे इन्होंने अपने साथियों से कहा कि चलो भाई आज हम रेल का इंस्पेक्शन करने चलते हैं, किसी को बिना बताए। तो भाई ये चल दिए अपना। अब ये जब रेल का जो है इंस्पेक्शन करने गए तो जाके जब पहुँचे तो आपको तो पता ही है, कोई नेता वेता है तो फुल व्यवस्था कर दी जाती है उसके लिए। तो इनको जा करके पहले AC बोगी में बिठा दिया। अब अपना आराम से AC बोगी में बैठे और बढ़िया देखा कि हाँ भाई रेल की सुविधा तो बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने एकदम से कहा कि नहीं, अब मैं जनरल बोगी में जाऊँगा। अब इतना सुनते सारे कर्मचारियों के डर गए कि भाई इसकी तैयारी में कर ही रही थी, क्या पता जाए ना जाए, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया जाने के लिए, तब तो जाएंगे।
तो जब ये जनरल बोगी में गए और वहाँ पे बैठे तो जनरल बोगी का हाल तो आप जानते हैं कैसा होता है, जैसा आज होता है वैसे जब भी होता हुआ, थोड़ा सा ठीक स्थिति होगी उसकी आज से, आज ज़्यादा है क्योंकि बहुत भीड़ है इसके अंदर, पर उस समय भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उसकी जनरल बोगी की। तो जब ये जनरल बोगी में बैठे तो बैठने के बाद में इन्होंने फील करा कि यहाँ तो बहुत समस्या है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि कम से कम यहाँ पे एसी ना हो तो कम से कम पंखे तो लग जाए। तो इन्होंने पूरी रेल के अंदर पंखे लगाए जनरल बोगी में। इतने महान आदमी थे, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर काम करा, मतलब जनता के इतने हितैषी है, जनता के बारे में बहुत सोचते थे। फिर क्या हुआ कि उसके कुछ महीनों बाद में किसी दुर्घटनावश एक रेल का एक्सीडेंट हो गया। अब जब रेल का एक्सीडेंट हो गया तो उस रेल के एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ नुकसान हो गया, तो वो तो होता ही है, जान मान की हानि ही तो होती है जब कभी दुर्घटना होती है। तब शास्त्री जी ने कहा कि ये जो रेल की दुर्घटना हुई है इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस बात को ध्यान रखते हुए मैं देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब आप ये देखो कि इनकी गलती भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी इतना महान इनका विचार था कि इन्होंने अपनी गलती मानी और अपना इस्तीफा दे दिया। अब नेहरू जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब नेहरू जी ने बोला कि आपकी गलती नहीं है, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि नहीं, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूँ। तो नेहरू जी ने कहा कि चलो सर ठीक है शास्त्री जी, मैं आपकी गलती तो नहीं मानता इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपका इस्तीफा इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि ये एक मिसाल सेट करेगा आने वाले भविष्य में कि जब कभी कोई नेता कुछ काम करते हैं, देश में कुछ काम गलत हो जाएंगे तो जो नेता होंगे उसको अपनी गलती मानेंगे, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानेंगे ताकि एक अच्छी मिसाल बन सके। तो इस प्रकार से जो है इनके जीवन की घटना ये रही थी। इनकी जो वाइफ है, इनके जो जन्म के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ जो है 1928 में इनकी शादी हुई, ठीक है। 1928 में इनकी वाइफ हुई, इनका नाम था ललिता, ललिता जी। ये भी इतनी महान थी जितने महान शास्त्री थे। मतलब कहने का मेरा ये है कि वो भी बहुत उच्च कोटि की महिला रही थी। इनके बारे में मैं आपको एक प्रकरण और बता देता हूँ। एक बार की बात है कि जब ये अपना पढ़ाई पढ़ रहे थे तो पढ़ाई पढ़ने के बाद में कॉलेज में थे उस समय पे। अब कॉलेज में थे तो तकरीबन इनकी उम्र 16 साल रही होगी, 16 ईयर के थे उस समय पे, 16 साल की इनकी आयु थी, 16 ईयर के थे ये। 1920 की घटना है। 1920 में जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, नाम था उसका असहयोग आंदोलन। 1920 की घटना है। 1920 की घटना में गांधी जी ने आंदोलन चलाया 1920 में, असहयोग घटना, असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। अब जब 1920 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया देश के अंदर, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को कोई भी सहयोग नहीं देंगे, अपने ना तो स्कूल जाएंगे, ना कॉलेजों में जाएंगे, ना काम पर जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ना किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, हम इनका सहयोग नहीं करेंगे किसी भी काम में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उस समय मात्र इनकी आयु 16 साल की थी, कॉलेज में थे। तो इन्होंने कहा कि हम भी नहीं पढ़ने के, हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम भी पढ़ाई छोड़ देंगे अपनी। लेकिन इनके परिवार को तो बड़ा दुख लगा इस बात को सुन के। इसके परिवार वालों ने बोला, इनके परिवार वालों ने बोला कि हमने आपको पढ़ा लिखा है, इतने संघर्ष में जीवन देखा है, इतनी गरीबी से उठ कर यहाँ पे आए हैं, आपसे ही पूरे परिवार की सारी उम्मीदें हैं, अगर आप ही पढ़ाई छोड़ देंगे अपनी तो कैसे होगा। लेकिन ये तो एक बार इन्होंने मान लिया तो मान लिया तो ठान लिया, अब तो ये रुकने वाले हैं नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गांधी जी के आंदोलन जाऊँगा और गांधी जी जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा ही करूँगा। तो फिर किसी एक बड़े परिवार के सदस्य ने समझाया कि आप एक काम करें, आप पढ़ाई अपनी जारी रखें, आंदोलन में तो आप जाएं लेकिन पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ाइयाँ जरूर पढ़ें। तो उसके बाद में इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा इन कॉलेजों में। तो फिर ये विद्यापीठ मंदिर है काशी का, वहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त करी और संस्कृत में इन्होंने वहाँ पे बीए करा। बीए बोले तो स्नातक करा संस्कृत में इन्होंने। और जब संस्कृत में स्नातक कर लेते हैं, जो व्यक्ति संस्कृत में बीए वगैरह कर लेता है उसके नाम के पीछे शास्त्री लग जाता है। तो वहीं से ही इनके नाम के पीछे शास्त्री लगा। अब इन्होंने कहा कि भाई ये इन्हें जाति वातियाँ भी पसंद नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि मेरे नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव है वो नहीं रहेगा और आज के बाद में मेरा जो नाम रहेगा वो लाल बहादुर शास्त्री रहेगा। तो वहाँ से इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सभी लोग इनको शास्त्री जी कहने लगे। और आज आप किससे भी पूछोगे तो शास्त्री जी का मतलब क्या होता है,
लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जीवन घटना है। तब ये जेल में गए। तो जब जेल में गए तो मतलब जब 16 साल में आंदोलन में गए थे, जब 16 साल की उम्र में जब ये आंदोलन में पहुंचे गांधी जी के साथ में, तो वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया इन्हें। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस को जेल में ले आती है, जेल में डाल दिया। अब जेल में जब पहुंचे तो वहाँ पे इनसे पूछा गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उम्र इनकी 16-17 साल। तो फिर तो अंडर 18 हो गए। तो फिर इनको वहां से छोड़ दिया, धमका के भगा दिया, ये अपना आ गए। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा इनका जीवन में। फिर इनके जीवन में एक घटना और हुई, जब इनकी शादी हो गई थी, मैंने जैसे ही बताया आपको 28 महीने की शादी हो गई। 1928 शादी होने के बाद में गांधी जी ने 2 साल बाद में फिर एक आंदोलन छेड़ दिया। और अब क्या आंदोलन जो था उनका 1930 में गांधी जी का एक और आंदोलन हो गया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब पूरे विनय के साथ में हम अंग्रेजों की कोई भी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो जैसे उन्होंने आंदोलन अपना चालू करा, शास्त्री जी फिर पहुंच गए आंदोलन में। अब शास्त्री आंदोलन में फिर पहुंच गए। अब जब आंदोलन में जाओगे आप तो क्या होगा, पकड़े जाओगे, लाठियां पड़ेंगी। तो लाठियां तो नहीं पड़ी वहां पे, पर इन्हें वहां पे फिर पकड़ लिया। अब पकड़ के फिर जेल में डाल दिया। मतलब बात ये थी कि जितने भी देश में आंदोलन गांधी जी करते थे, ये सब में पहुंच जाते थे। तो अपने पूरे के पूरे जीवन में इन्होंने कम से कम 9 साल जेल में बिताई दोस्तों। और 9 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो जब 1930 के आंदोलन में जब ये जेल में पहुंचे, तो भाई जेल में पहुंच गए। अब इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी इनसे काफी प्रेम करती थी, सभी की करती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शास्त्री जी जेल के अंदर बंद है, और गर्मियों का दिन था, और गर्मियों में आम आ रहे थे, और आम इन्हें बहुत पसंद थे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि मैं आम लेके जाती हूँ और शास्त्री जी को आम दे देती हूँ खाने के लिए। लेकिन आपको पता ही होगा कि जेल के अंदर जब हम कैदियों से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे जो जेलर के जो लोग होते हैं, या बाकी सारे जो पुलिस वाले होते हैं जेल के अंदर जो होते हैं, वो सभी चेकिंग करते हैं, और अंदर खाने पीने का कोई भी सामान अलाउड नहीं है। तो इनकी जो पत्नी थी ललिता जी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चोरी छिपाते हुए ले जाती हूँ, पकड़े गए तो पकड़े गए, और बच गए तो बच गए, कौन सा बम थोड़ी है, आम ही तो है। तो उन्होंने छोटे छोटे 2 आम ले गए, अपने दुपट्टे उपट्टे में, साड़ी वाड़ी में कहीं दुबका के अपना अंदर वो ले गई। अब अंदर तो पहुंच गई हो भाई, वो तो अपने पति से प्यार करती है, तो इसलिए चलो पहुंच गई, रिस्क ले लिया उतना। अब जैसे ही अंदर पहुंची, शास्त्री जी अंदर जेल में थे, तो उनसे कहा कि अपना हाथ बाहर निकालो। उन्होंने अपना हाथ बाहर रखा, तो उन्होंने फट से दोनों आम उनके हाथ में रख दिए। और जैसे उनके हाथ में आम धर दिए, शास्त्री जी देखते हैं हमको, शास्त्री तुरंत जेलर को आवाज लगाई, जेलर साहब जल्दी आओ, ये देखो, ये मेरी पत्नी अंदर आम लेके आई है। आपने कहा है अंदर कोई चीज खाने के अलाउड नहीं है, और ये खाने की चीज अंदर लेकर के आई है। आपकी बताओ चेकिंग कितनी खराब है। तो मतलब ऐसे थे शास्त्री जी। उन्होंने ये कहा कि गलत करा इसने, मेरी पत्नी ने, ये नियमों के खिलाफ काम कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन को प्रेरित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो उसके बाद में उनकी बेचारी जो पत्नी थी वो वहां से चली गई। उन्हें कितना बुरा फील हुआ होगा कि बताओ, मैं तो इस व्यक्ति के लिए आम लेके गई हूँ, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। और उन्होंने उस बात को इतना फील नहीं करा, क्योंकि वो समझती थी कि इनके आदर्श कितने ऊंचे हैं। अपना वो घर आ गई। ऐसी इनकी घटना, इनके मतलब जीवन में इतनी घटनाएं मैं बताता रहूंगा तो शायद घंटा भी कम पड़ जाए। तो मैं कुछ 1-2 फैक्ट पे और बात करना चाहूँगा। एक फैक्ट और है इनके जीवन का। उन्होंने कहा कि पिताजी अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, आप गाड़ी ले लीजिए। तो बच्चों ने जब काफ़ी जिद करी, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो इनके अकाउंट में जितने पैसे थे, तो पता करा कि इनके पैसे कितने थे, 7,000 रुपये मात्र। सोचो, प्रधानमंत्री के खाते में कितने रुपए, 7,000 रुपये। तो इन्होंने कहा गाड़ी आ रही है 5,000 रुपये, 12,000 रुपये की। तो इन्होंने 5,000 रुपये का, दोस्तों 5,000 रुपये का लोन लिया पीएनबी बैंक से। पीएनबी बैंक से इन्होंने 5,000 रुपये का लोन लिया। हेलो, तो इन्होंने 5,000 रुपये का पीएनबी बैंक से लोन लिया। सोचो, देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति एक लोन लेता मात्र 5,000 रुपये का। अभी मात्र 5,000 रुपये, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे। तो 5,000 रुपये का लोन लेकर इन्होंने अपनी गाड़ी जो ली, और आप यकीन मानो कि उसकी गाड़ी के 1 साल बाद ही अपना इनकी मृत्यु हो गई थी। किसी मैं बताऊंगा अभी किसी प्रकरण में मृत्यु हो गई थी। तो जब वो मर गए तो फिर पीएम बनी अगली इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जब देश की पीएम बनी, तो उन्होंने इनकी पत्नी को कहा, ललिता जी को, कि हम आपका लोन माफ़ कर रहे हैं। पर इन्होंने कहा नहीं। हमारे जो शास्त्री जी थे इतने खुददार थे कि उनकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचेगा इस बात को लेकर के कि हमने उनका पैसा खा लिया, इसलिए मैं अपना लोन भरूंगी। और उन्होंने उनका सारा लोन उनकी पेंशन से भरा, और तब जाकर के उन्होंने कहा कि हाँ अब ये गाड़ी हमारी हो गई है। सोचो, ऐसी शख्सियत है,
ऐसे नेता आज के जमाने में पैदा हो ही नहीं सकते। ये थे असली नेता। नेता किसे कहते हैं? ये है नेता। एक बार की मैं बात और बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, जो शास्त्री जी थे, ऐसा होता है जो देश के संगठन होते हैं, जो देश के संगठन होते हैं, उस देश के संगठनों में कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते हैं कि जो भी क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बाद में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो पूरे पूरे परिवार को वो पैसे से मदद करते हैं ताकि उनका खाना पीना गुजर बसर हो सके। जैसे मान लो कि एक परिवार में 5 आदमी है, एक कमाने वाला है, और अगर वो किसी आंदोलन में भाग लेने जाता है और वहीं वो पकड़ा जाता है तो उसके पीछे के चारों तो बेचारे बेबस हो जाएंगे ना, वो कैसे काम चलाएंगे। तो जो संगठन है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उस परिवार के हिस्से को या उस परिवार को उतना कुछ अमाउंट दे पाए जिससे उनका लालन पालन हो सके। तो ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री के साथ में भी हुआ। भाई बहुत अमीर तो नहीं थे, गरीब ही थे बेचारे। तो जब वो जेल के अंदर बंद हो गए तो क्रांतिकारियों के संगठनों ने क्या करा कि इनकी फैमिली को 50 रुपये भेजे। अब हर महीने 50 रुपये की मदद करते थे वो, और उसमें 50 रुपये बहुत होते थे। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने घर से, अपनी जेल में से एक पत्र लिखा अपनी बीवी को। अब जो अपनी पत्नी को पत्र लिखा इन्होंने, और अपनी पत्नी से पत्र में पूछा कि ललिता जी, जो आपको पैसों की मदद मिल पा रही है, क्या वो पर्याप्त है? क्या उससे काम चल रहा है? तो इनकी पत्नी ने सोचा, अरे देखो कितने अच्छे शास्त्री जी हैं, हमारी कितनी फिक्र कर रहे हैं जेल में बैठे बैठे भी। तो उन्होंने सोचा कि एक मैं लेटर ही ना और भेज देती हूँ। तो उन्होंने वहाँ से खत वापस भेजा इन्हें। अब उन्होंने खत में क्या लिखा कि शास्त्री जी, जो पैसे हमें 50 रुपये मिलते हैं, इससे हमारे घर का खर्चा आराम से चल जाता है, और इतना ही नहीं, मैं उसमें से हर महीने 10 रुपये सेव भी कर लेती हूँ। बचा, जैसे कि आपको पता है कि महिला का काम क्या होता है कि जितने घर में पैसे दिए थे उसमें कुछ पैसा बचा लेती हैं, जोड़ जोड़ कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा लगेगा उन्हें टेंशन नहीं होने की कि हाँ काम आराम से चल रहा है, 10 रुपये बच भी पा रहे हैं। शास्त्री जी इतने नीतिवादी आदमी थे, इन्होंने अगला लेटर क्रांतिकारी संगठन को लिखा कि मेरी पत्नी 40 रुपये में घर का खर्च चला लेती है, 10 रुपये हर महीने बच जाते हैं, तो आप उसको 10 रुपये कम दें, यानी कि अब से मेरे परिवार को कितने रुपए दें? अब से मेरे परिवार को 40 रुपये दें। सोचो, ऐसा व्यक्ति आज कोई हो सकता है क्या? इतना ईमानदार व्यक्ति। मतलब इनका कहना यह था कि जब तक देश का जवान और किसान दोनों गरीब हैं, कम खाते हैं, कम पहनते हैं, तब तक हम 1 रुपया भी देश का खर्च नहीं कर सकते अपनी सुविधाओं पे, क्योंकि हमारे देश की स्थिति देखो कैसी है। ये घटना है। अब कुछ बात इस तरीके से लेकर चलता हूँ इनकी, मैं जीवन में थोड़े आगे चलते हैं आगे। तो जब ये देश के पीएम बन चुके थे तो ऐसा हुआ कि हमारे देश में पड़ गया अकाल, सूखा पड़ गया। अभी तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, उसमें सूखा पड़ गया, टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, तो देश बहुत बुरी तरीके से आर्थिक मंदी से, गरीबी से, भूखमरी से जूझने लगा। अब देश में अनाज नहीं बचा, तो हमने अमेरिका से अनाज की मांग करी। तो अमेरिका ने हमें कुछ घटिया किस्म का गेहूं, लाल गेहूं जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने हमें दिया। अब वो गेहूं आया, उससे हमारा काम चल रहा था। इधर युद्ध चालू हो गया। शास्त्री बड़े दमदार नेता थे। अब जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध छिड़ गया, तो सेनाओं के आपस में जो है युद्ध चालू हो गए। अब आप देखो कोई राजा महाराजा आपस में लड़ जाते हैं तब कितना नुकसान होता है पैसे का। यहाँ तो देश की बात है, दोनों देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ हो गई पूरी तरीके से। वहाँ का पीएम था आयूब खान, और हमारे यहाँ के पीएम थे शास्त्री जी। आयूब खान जो थे, आयूब खान, वो सेना के अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, मतलब तगड़ी कदकाठी उनकी, जैसे फौज में आदमी होते हैं। और शास्त्री जी 5 फुट 2 इंच के मात्र जरा से आदमी, ऊपर से दुबले पतले से, मतलब बहुत कमजोर से। तो उन्होंने की मजाक ली आयूब खान ने। उन्होंने कहा कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे देश के अंदर पीएम, तब तो कुछ बात थी भारत में, अब भारत में वो बात नहीं है। मतलब वो इनके शरीर का और इनके कदकाठी का मजाक बना रहे थे। लेकिन जब युद्ध चालू हुआ और जब सेनाओं ने धावा बोला, तो इतना मतलब पाकिस्तान के हमने इतनी जगह पे कब्जा कर लिया, मतलब युद्ध करते करते हम लाहौर तक पहुंचने ही वाले थे बस, जो कि लाहौर पाकिस्तान का बहुत मेन शहर है। अब जब लाहौर तक पहुंचने वाले थे तो पाकिस्तान डर गया, घबरा गया, सेनाएं डर गई। उस युद्ध को हम जीत गए थे, वैसे मैं बताऊं आपको। तो जब युद्ध वहां तक पहुंचा, 65 के युद्ध की बात कर रहा हूँ, 1965 बहुत मशहूर युद्ध है 1965। इससे मशहूर युद्ध कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये रहा। अब जब युद्ध हुआ तो हम जब वहां तक पहुंचे तो भी पाकिस्तान डर गया। अब पाकिस्तान कहां पहुंचा? अमेरिका के पास में। अमेरिका पाकिस्तान पहले बहुत मदद करता था। उन्होंने कहा कि भाई सब इस रोको भारत को। तो अमेरिका ने कहा भारत के पीएम से कि या तो आप युद्ध को रोके, वरना हम आपका अनाज बंद कर देंगे। अब चिंता बड़ी दुविधाजनक हो गई
कि अगर अनाज रुक गया तो देश में भूखमरी मच जाएगी। तो शास्त्री जी ने सोचा कि क्या करें। फिर उन्होंने एक दिन अपने घर गए वो और अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो ललिता जी, आज रात का खाना मत बनाना, आज रात का खाना मत बनाना और हम आज सब भूखे सोएंगे। उस रात परिवार, सोचो पीएम के अगर खाना नहीं बना, देश का प्रधानमंत्री, उसे अगर खाना नहीं बन रहा है, और आज तुम देखो नेताओं का लग्जरी चीजें हैं, तो असली में नेता वे थे। तो उन्होंने कहा जब खाना नहीं बना, अपना सुबह जब सो उठे तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रह लिए। तब अगले दिन उन्होंने देश से आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, आप हफ्ता में या सप्ताह में एक दिन का फास्ट रखें, इससे हमारा अनाज बचेगा और वो आगे समय तक काम करेगा, और तब तक हमें थोड़ा समय मिल जाएगा और हम अमेरिका की मदद लेना छोड़ देंगे और अपना कुछ कर लेंगे। तो लोगों ने इनकी बात को माना, क्योंकि भाई ये नेता, ये तो साक्षात भगवान के अवतार जैसे होते हैं, इतने ईमानदार आदमी, कौन इनकी बात नहीं मानेगा। इनका एक भी विरोधी नहीं था, ना तो पक्ष में ना प्रतिपक्ष में। तो उसके बाद में लोगों ने, भारत के देश में लोगों ने एक दिन का अनाज खाना छोड़ दिया, और जब ही सही सोमवार का जो व्रत चालू हुआ है वो तब से चालू होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि युद्ध चलता रहा। अब अमेरिका ने फिर बोला हिंदुस्तान को कि भाई आप युद्ध बंद कर दो, वरना आपका खाना रोक दिया जाएगा, अनाज रोक दिया जाएगा। शास्त्री ने कहा कोई बात नहीं, बंद करना है बंद कर दो, युद्ध होगा। युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे पता लगा कि भाई ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं। अमेरिका ने कहा भाई ये नहीं बात मान रहे हमारी, हमने तो कह के देख लिया इन्हें, अब हम क्या करें। तो उस समय रूस की बात करते हैं, जिसे रूस बोलते हैं, पहले इसका नाम था सोवियत संघ। तो पाकिस्तान रूस के पास गया, और रूस की भारत की ठीक ठाक मित्रता थी। तो उन्होंने रूस से कहा कि भाई एक काम करो, ये युद्ध रुकवाओ कैसे भी करके। तो एक इंटरनेशनल जो है ना दबाव रहता ही है देश के ऊपर, सभी देशों के ऊपर। तो उन्होंने एक मीटिंग करवाई और उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ और एक युद्ध होना है, मतलब युद्ध विराम कर देते हैं, कोई समझौता निकालते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इसकी मीटिंग के लिए ताशकंद नाम की जगह है एक, जिसको ताशकंद समझौता बोलते हैं। ये बहुत मशहूर है हिस्ट्री में, ताशकंद समझौता। अब ताशकंद जो समझौता हुआ, उस समझौते के लिए हमारे देश के जो पीएम है वो जाने थे कहाँ पे, रसिया में। यानी कि रसिया में पहले तो, अब तो रसिया नाम है इसका, पहले इसका नाम था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ था इसका नाम। तो वहाँ पे एक जगह ताशकंद, वहाँ पे मीटिंग होनी थी। तो वहाँ मीटिंग में दो आदमी थे, एक तो पीएम प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री, एक पाकिस्तान के पीएम और एक वहाँ के रूस के। एग्जैक्ट मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है अभी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तीन थे। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब ये यहाँ से पीएम यहाँ से देश से जा रहे थे, जब हमारे पीएम हमारे देश से जा रहे थे, तो पत्रकार ने पूछा कि शास्त्री जी, आयुब खान जो है आपसे इतने लंबे तगड़े नेता हैं कदकाठी में, आप इतने छोटे हैं उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें कमज़ोर पड़ जाएं। आप इनकी फ़ोटो देख लो, मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ दोनों की। तो उन्होंने क्या कहा, शास्त्री जी ने इतना मजाक लिया, उन्होंने हंसते हुए अंदाज में पत्रकार से कहा कि अगर मेरी हाइट कम है तो जो आयुब खान है वो मेरे से नजरें झुका के बात करेंगे और मैं नजरें उठाकर बात करूंगा। तो इन्होंने इस बात में भी क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो जब ये वहां पहुंचे ताशकंद समझौते के लिए, और जब समझौता वहां पे हुआ, तो अब समझौते में क्या बातें हुई, समझौते में बहुत सारी बातें हुई, युद्ध विराम हो गया। लेकिन दो शहर थे जिसको लाल बहादुर शास्त्री कह के गए थे कि कुछ भी हो जाए, अब ये पाकिस्तान को दो शहर तो वापस करूंगा नहीं मैं। लेकिन वहां पे कुछ ऐसी मीटिंग हुई, कुछ संबंध होते हैं, प्रेशर लगता है, दबाव लगता है और देशों का, तो वहाँ पे इन्होंने वो जो दो शहर हैं उसके वापस कर दिए। अब पाकिस्तान तो पूरा खुश, क्योंकि युद्ध रुक गया, शहर वापस मिल गए, मौज आ गई, और वो भी पूरा खुश, रशिया भी, कि मैंने करवाई है, देखो फैसला, मैंने मीटिंग करवाई है इनकी, मैंने युद्ध रुकवाया है। लेकिन शास्त्री जी खुश नहीं थे, इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लग रहा था। अभी अपना बुरा लगा, अपना कमरे में आए, अब कमरे में ही बैठ रहे तो दुखी तो थे ही ये कि यार मज़ा सा नहीं आया, थोड़ा इनके मतलब मन की नहीं हुई। तो इन्होंने अपने सचिव से पूछा कि देश में देखो क्या हो रहा है, देश में पता करो। तो देश में दो तीन लोगों से बातें करी, वहाँ से इन्होंने पूछा तो सब देशवासी जो इनसे नाराज़ थे कि भाई शास्त्री जी ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था उनको, हमें तो ये बहुत नाराज़गी है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो मेरी पत्नी से फ़ोन लाओ। तो इनकी बेटिया ने फ़ोन उठाया, उसने कहा हाँ पापा जी बोलो। तो उन्होंने कहा बेटा बात कराओ उनसे, अपनी मम्मी से। तब ललिता जी ने इनसे बात करी, तो इन्होंने कहा कि, तो कहने लगी मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी क्योंकि आपने वो दो शहर क्यों दे दिए। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मतलब थोड़ी तो चिंता में रहे ये। उस रात फिर अपने कमरे में गए, अपना सो गए, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 10 तारीख की बात है वो, और सोते रहे और सुबह सोते ही रह गए। और सुबह इनका जो है, जब लोग इनको उठाने के लिए गए तो एक बेड पे
इनके जो है शव पड़ा हुआ था और शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया। अब लोगों को ये बारी बात हजम नहीं हुई कि शास्त्री जी मतलब ऐसे कैसे चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा, अब कुछ लोगों का क्या कहना है। तो इस घटना के बारे में सरकार के पास में अभी भी कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है। सरकार इसका कोई जवाब दे पाई है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सका आज तक इसके बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि इनको अटैक से मृत्यु हुई है, कुछ लोगों का मानना है कुछ ने मिला कर दे दिया गया किसी चीज़ के अंदर, पर इसकी सच्ची बात कोई नहीं बता पाया आज तक। पर ये इस तरीके से मौत हुए, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अभी तक किसी ने साझा नहीं करे। भारत सरकार ने या किसी न्यूज़ चैनल वाले ने या किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्राइम ब्रांच ने, किसी ने भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है। तो आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि शास्त्री जी की मृत्यु किस तरीके से हुई, जहर से हुई या अटैक से हुई या किस वजह से हुई। तो ये शख्सियत थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं देश के नेता, जिसे हम एक्चुअल में नेता कह सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि और आपको इंस्पिरेशन देने वाली हैं, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जानें। अब मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। उससे पहले कुछ कह रहा है क्या, मेरे को याद नहीं, बहुत सी चीज़ भूल गया मैं, कोई तो उसकी बक्सो चल रही है। अब मैं वीडियो क्या कह रहा हूँ, अब मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको शेयर करें ताकि लाल बहादुर जी के बारे में पूरी दुनिया, पूरा देश, कम से कम भारत का युवा तो जान ही सके। भारत के जो युवा पीढ़ी है वो ही जान नहीं पा रही है हमारे शास्त्री जी के बारे में। इतने महान शख्स थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे नेताओं को नमन है। ऐसे वीर सपूत भारत में कभी कभी ही जन्म लेते हैं, वरना तो इन लोगों का जन्म होता ही नहीं है। ये तो एक तरीके से अवतार ही लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।